हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले आज की जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है वो है कि सेंट्रल एंड कांग्रेस स्पैर हुआ कच्छातीवू इशू। कच्छातीवू आइलैंड क्या, ये मैंने कल आपको बताया। क्यों कांग्रेस को इसमें घेरा जा रहा है ये भी मैंने बताया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के रेजिमा में ये ऐसा बोला जाता है कि श्रीलंका को दे दिया गया था, उससे पहले ये इंडिया के पास था। तो कच्छातीवू आइलैंड इन इटसेल्फ हमने कवर कर लिया है। अब ये जो चल रहा है वो एक अलग इशू है। यहाँ पे एक टॉपिक आरटीआई है, तो आरटीआई को भी हम डिस्कस करेंगे अभी सेशन के एंड में, जो कि आपके लिए काम का है। बाकी तो ये वाला टॉपिक हमने देख रखा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है हिंदू वर्शिप को कंटिन्यू करने के लिए इन ज्ञानवापी प्रीमिसेस। तो अभी देखो, पूरा फाइनल वर्डिक्ट तो कुछ आया नहीं है, बट अभी फ़िलहाल इसमें जो चल रहा है वो यही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि आरटीआई रिप्लाई शोज हाउ इंदिरा गांधी सीडेड आइलैंड टू श्रीलंका। तो अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है कच्छातीवू आइलैंड, एंड हमने डिटेल में डिस्कस कल के सेशन में इसको किया है। तो अभी अपने को वो नहीं देखना, एक आरटीआई इन इटसेल्फ इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी यूज़ हुआ है और बाकी और कुछ ऐसा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो वो अपन कवर करते हैं। अब बाकी आज की जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की शॉर्ट न्यूज़ में सबसे पहला है माइकल टेलग्रैंड रिसीव्स द एबेल प्राइज फॉर 2024। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अवार्ड किया है 2024 एबेल प्राइज टू माइकल टेलग्रैंड, जो कि एक फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के हैं, पेरिस में जो बेस्ड है। और टेलीग्रांट को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दिस इज अबाउट द एबल प्राइज। इसरो स्टार 2024 प्रोग्राम टू इंस्पायर यूथ इन स्पेस साइंस। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है द स्टार्ट प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग 2024। अप्रैल से मई के बीच में इसको किया है। इसरो इज इन्वाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया ऑफरिंग यूजी एंड पीजी कोर्सेज इन फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी टू होस्ट स्टार 2024। तो ये अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। फिर है शाहपुर जी पलोंजी सोल्ड गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट्स फॉर RS 3,350 करोड़। तो ये अभी एक नई न्यूज़ है, इसमें बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में चीज़ें हैं वो देख लिया है। रामकृष्णन मिशन प्रेसिडेंट स्वामी समरनंदा पासेज अवे। तो श्रीमद स्वामी Smarananda passed away at the age of 95. He took over as 16th president of Ramakrishna Mission in 2017. तो this is about this particular news, ठीक है। टाटा commenced हाइड्रोजन बेस्ड इंजन फैसिलिटी इन जमशेदपुर। तो इसमें यही है, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। गोविंदा ढोलकिया अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। Then there is this news, Manorama online CEO Mariam Mathew becomes DNPA president. देन देखो, इसमें मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जो लगता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। CBI एंड यूरोपोल साइन वर्किंग अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव रिलेशन। तो CBI ने अभी यूरोपोल के साथ ये किया है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करेंगे, ठीक है, डिटेल्स। अब इसी का MCQs है। तो देखो, माइकल टेलग्रैंड को एबल प्राइज़ मिला है। देन इसरो स्टार्ट वाला जो आया उसकी फुल फॉर्म पूछ लिया है। देन दिस इज़ अबाउट कि अडानी पोर्ट को कितने में ख़रीदा है, अडानी पोर्ट ने कितने में लिया है, तो वो आपका आ गया। स्वामी स्मरणंदा के बारे में 16th थे, प्रेसिडेंट थे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम साथ ही में आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे, ठीक। फिर टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर हो गया। व्हाट इज़ द हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर इन मार्च। तो गोविंद ढोलकिया हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिल ऐप लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये एक अलग न्यूज़ है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द वन लाइनर। तो अलाउिंग द पब्लिक टू रिपोर्ट वायलेशंस ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये विजिल ऐप के बारे में है, ठीक है। क्या काम है वो मैंने बताया। मरियम मेमन मैथ्यू जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन। एंड देन इसी का ये वन लाइनर है, जैसे कि माइकल टेलग्रैंड हो गया, फिर स्टार्ट का फुल फॉर्म हो गया, कितने रुपए का था, 16 प्रेसिडेंट थे, जमशेदपुर हो गया, ढोलकिया गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर के जो नए चेयरमैन हैं। फिर है विजिल ऐप। देन दिस मरियम मेमन मैथ्यू। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बिफोर सर्विंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन इन मार्च 2024, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट। And then this is the last one liner. INSAT 3D satellite recently launched by Indian Space Research Organization ISRO is a meteorological satellite, ठीक है। तो ये अबाउट दिस आज का न्यूज़। अब RTI एक्ट के बारे में। RTI एक्ट भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है
जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटिशन तो काफी समय से फाइल है, लेकिन अब ये सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंडर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंडर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछने ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन। और दूसरा, इसने एम्पावर किया है सिटीजन्स को। सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए। अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए, तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर। ये क्या है? ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में। ठीक है, तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे। वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, इसके अलावा forbidden to be published by any court of law, disclosure of which may constitute contempt of court, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये आपको ये ध्यान रखना है। प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहां मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको। ठीक है, फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी। ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई कचरा यहाँ से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए। देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारी अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहां पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर? कहां गया यार? चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं फिर आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16 आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई। तो लेट्स सी क्या होता है। आरटीआई क्यों लाया? टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है? सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए। आंसर 30 दिन के अंदर देना है। लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है। एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहां कर सकते हो? पहली डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी में और दूसरी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको दोनों बताया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है
कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं ले रहे, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओज जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज़ होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे? तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे हो, और थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।